नमस्कार। पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी आदर्श, आसान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान, उससे 10 प्रश्न होगा। रसायन शास्त्र से पुनः 10 प्रश्न, भौतिकी से 10, गणित से भी 10 और कला संस्कृति से भी 10। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। और यह एक ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिससे आप पूर्व परिचित हैं, इसको भली भांति जानते हैं, सिर्फ एक बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग अधिक समय इसमें व्यतीत नहीं करेंगे, प्रश्न पर फोकस होते हैं। पहला प्रश्न है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ऑप्शन आपके समक्ष है: फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो पादप रोग कहने का अर्थ हो गया कि पेड़ पौधे में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके लिए क्या कारक है, उसके लिए क्या कारण है, कौन सा फैक्ट है जिसकी सहायता से, यानी कि जिसके द्वारा वह रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फफूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी फफूंदी के द्वारा ही पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों को रोगों से बचाव के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधी की क्षमता विकसित किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन आपके समक्ष है। यहाँ पे 3 ऑप्शन ही है: तापीय क्रिया से, हार्मोन क्रिया से, या तो फिर जंगली किस्म से प्रजनन करा करके। तो आपका राइट आंसर सी ही होगा। जंगली किस्म के पौधों से प्रजनन कराकर पेड़ पौधों में रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाई जाती है। जंगली किस्म के पौधे सामान्य रूप से आप देखिएगा वह अधिक कठोर होते हैं, हर दृष्टिकोण में कठोर होते हैं, और इसी से प्रजनन करा करके जो घरेलू पौधे हैं या तो फिर जो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी जो घर गृहस्थी के पौधे हैं उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप किया जाता है और बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, हरित वाली, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है यह पूछा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन बाजरा होगा, यानी कि हरित वाली बाजरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बाजरा में हरित वाली रोग एक होती है और यह बाजरा फसल को क्षतिग्रस्त पहुंचा देता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, टिक्का रोग किस रोग से फसल से संबंधित है? यानी टिक्का रोग किस फसल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन आपके समक्ष है: सरसों, धान। इसके बाद और भी 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है: बाजरा और डी नंबर है मूंगफली। तो टिक्का रोग यह मूंगफली से रिलेटेड है, यानी कि टिक्का रोग मूंगफली में होता है और मूंगफली को पुनः उसी प्रकार से क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 5वां नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? यानी धान में एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, खैरा रोग, और इससे धान का फसल मारा पड़ जाता है, यानी सूख जाता है, जिसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। तो यह किसके कारण होता है? तो धान के फसल में यदि जस्ता की कमी हो जाए, यानी इसके लिए एक पोषक तत्व जेडन जस्ता है, यदि इसकी कमी हो जाती है तो उसमें खैरा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, चाय में लाल रस्ट रोग, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, हरे शैवाल, और इसको डी मान के चलिएगा, यह लाइकेन है। तो चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका जवाब आपको देना है। कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर देंगे, इसे आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ अन्य वीडियो की भांति जिस प्रकार से। और आपका सही कमेंट भी आ रहा है, आप काफ़ी लगन के साथ इस परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से निर्धारित समय पर जब परीक्षा हो जाएगी तो आपके पास अभी से जब तैयार नहीं रहिएगा तो अंततः लगेगा कि और कुछ समय दिया जाता है। इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग
जितनी तैयारियां होनी चाहिए उतना तैयारी कर लेंगे। तो यह प्रश्न जरूर आप दीजिएगा इसका जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किस कारण से होता है? तो यह नींबू में होता है, स्पष्ट है। यह भी प्रश्न बनता है कि कैंकर रोग किस में होता है, तो नींबू में कहेंगे। और यह किस वजह से, किसके कारण यह होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कवक, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो नींबू में कैंकर रोग यह जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मीलीबग किस फसल से संबंधित है? मीलीबग, ये शब्द पर ध्यान दें। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन हम लोग नीचे देख लेते हैं, सरसों, गेहूं, आम या तो फिर बैगन। तो मीलीबग यह सरसों से संबंधित है, यानी सरसों के पौधों में मीलीबग नामक बीमारी होती है, रोग उत्पन्न होता है, जिसे मीलीबग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो ऑप्शन इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर समझ लें कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे केसी मेहता। यानी गेहूं से जो रस्ट रोग, यानी गेहूं में जो रस्ट रोग उत्पन्न होता है, तो उस पर काम करने वाले वैज्ञानिक केसी मेहता थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अग्नि निर्जा रोग किस से संबंधित है, यानी किससे संबंध रखता है? अग्नि निर्जा रोग। तो अग्नि निर्जा रोग ऑप्शन यहाँ पे है सेव, नारंगी, अंगूर, नारियल। तो यह सेव से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग पादप रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बना था, जिसको यहाँ पे शामिल किया गया। इसके बाद यहाँ से रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पे प्रश्न यही सब पूछे जाते हैं, जिसकी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसकी चर्चा भी करेंगे। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहते हैं, यानी 2 धातु या तो फिर 2 से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहेंगे? उधातु, उपधातु या तो फिर मिश्र धातु। तो यह मिश्र धातु होगा, स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कांस्य मूर्तियाँ किसकी बनी होती है? यानी कि कांसे की मूर्तियाँ बनी होती है किन किन तत्वों से? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे स्पष्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर, यह जो तांबा और टीन, यानी कि एशियन और सीयू, कॉपर और टीन के मिश्रण से कांस्य, यानी कि कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पीतल में होता है। तो पीतल में क्या होता है? तो हम लोग इसका एलॉयड बनाते हैं, यानी कि मिश्रण बनाते हैं। तो इसमें कॉपर और जेडन होता है, यानी Cu प्लस जेडन के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है, यह पूछा गया है। तो यह सीसा और टीन, एसएन और पीबी, यानी इसका मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गन पाउडर किस तत्व का मिश्रण होता है? यानी कि गन पाउडर किन किन तत्वों का मिला हुआ होता है, यह पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 15 नंबर में, सल्फर कार्बन फास्फोरस, यानी कि सल्फर कार्बन फिर फास्फोरस, या सल्फर चारकोल नाइटर, सल्फर चारकोल कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, या तो फिर क्लोरीन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सल्फर चारकोल और नाइटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
16 नंबर सोल्डर एक मिश्र धातु है और इसमें क्या क्या मिला रहता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या घटक हैं। तो सोल्डर में टीन और सीसा मिला हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि टीन और सीसा का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रोल गोल्ड किस धातु का मिश्रण होता है। रोल गोल्ड सोना ऐसा दिखता है, इसके आभूषण बनाए जाते हैं, जो कि एक नकली सोना के रूप में भी जाना जाता है रोल गोल्ड। तो यह किन किन धातुओं का मिश्र धातु होता है, किन किन धातुओं से मिलकर के यह बना होता है। तो इसमें तांबा और एल्युमिनियम यानी कॉपर प्लस एल्युमिनियम यह मिला रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार तो यह जोसेफ स्पीडन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, यानी कौन ऐसे उर्वरक हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है। तो क्लियर है, यूरिया में अधिकतम नाइट्रोजन पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला रहता है जो कि बनाया जाता है। तो क्रोमियम और निकेल, निकेल या फिर तांबा, क्रोमियम या ग्रेफाइट, बेंजीन या एसीटोन। तो इसमें क्रोमियम प्लस निकेल यह मिला हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, जो कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात भी इसको कहा जाता है। अगला यहाँ से हम लोग भौतिकी से 20 प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं अलग अलग विषयों से। इसके बाद यहाँ से भौतिकी से प्रारंभ करते हैं। लेसर किरण होती है, 21 से प्रारंभ है। लेसर किरण होती है केवल एक रंग की, दो रंगों की, 7 रंगों की, इनमें से कोई नहीं। तो लेसर किरण 2 रंगों की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, यानी शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे एक्सरे द्वारा, लेज़र द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर लेज़र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, उपर्युक्त दोनों में, या तो इनमें से कोई नहीं। तो डायोड में हमेशा एक ही दिशा में धारा बहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है यह पूछा गया है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या तो फिर इंसुलेटर, या इनमें से कोई नहीं है। तो यह आपका इंसुलेटर के रूप में जाना जाता है सिलिकॉन, यानी इसका संकेत SI, और ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, एक नीचे और ऑप्शन होगा लेकिन यहीं से ऑप्शन निकल जाएगा। ग्रेफाइट धातु का प्रयोग अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में किया जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक्स किरणें किसको पार, इसको पार पढ़िएगा, पोआकारो पार, पार नहीं कर सकती है। तो लकड़ी, अस्थि, मांस, त्वचा, अस्थि मतलब हड्डी हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी कि एक्सरे किरण, यानी कि जिसे एक्सरे कहते हैं, और देहाती भाषा में या तो फिर अपभ्रंश भाषा में कहें तो एक्सीरा भी इसी को कहा जाता है। तो एक्सरे में अस्थि को वह किरण पार नहीं कर पाती है, इसी वजह से इसका चित्र लिया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु की रचना कीजिएगा तो बीच में होता है नाभिक। तो इसमें साइड में इसकी जो कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वो अस्थायी कण है। प्रोटॉन
प्रोटॉन है या तो फिर इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक यानी कि जिसका परमाणु संख्या समान हो वह समस्थानिक कहलाता है। तो कौन ऐसे तत्व है जिनके समस्थानिकों की संख्या अधिक होती है? रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम, फिर हाइड्रोजन है। तो आपका राइट ऑप्शन पोलोनियम होगा, PO इसका संकेत होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय संलयन या तो फिर नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया कार्य करती है। और यहीं पे एक प्रश्न और हम लोग समझ लें, यदि हाइड्रोजन बम पूछा जाए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। इसके बाद कला और संस्कृति, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। कला और संस्कृति से तो सबसे पहले यानी 31 नंबर जो कि पहला प्रश्न है, कला और संस्कृति से, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है? ऑप्शन देख रहे हैं, ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो यह ब्राह्मी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधुनिक देवनागरी लिपि का सबसे पुराना रूप ब्राह्मी लिपि ही कहलाती है। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है? भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा, देशभाषा, राजभाषा, या तो फिर देवभाषा? तो यह राजभाषा के रूप में कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसे इग्नू कहा जाता है शॉर्टकट में, कब हुई थी? तो इसका 1985 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न में, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन से हम लोग क्लियर करते हैं कहाँ अवस्थित है। बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, या तो फिर नई दिल्ली में है? तो यह मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? विश्वविख्यात रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन यह चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व, तो सरहुल पर्व यह झारखंड से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा बिहार और झारखंड दोनों राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो यह सांख्य दर्शन होता है, आरंभिक विचारधारा, ऑप्शन ए। 41 नंबर प्रश्न गणित से संबंधित है, सम संख्या है। गणित में बहुत सामान्य साधारण सा यहाँ पे सेट किया गया है प्रश्न को, तो यहाँ पे हम लोग उसका सिर्फ रिवीजन करेंगे। उसके बाद अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को मिलाया जा रहा है, यानी कि उसका संगठन किया जा रहा है, जिसको आप निश्चित रूप से समझ भी रहे हैं। तो सम संख्या है, तो सम संख्या की परिभाषा हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए आपका 2 से पूरी भाग लगेगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग 40 के बाद 42 कर दिए हैं, चलिए कुछ घटेगा, फिर 42, 41 यहाँ है, फिर 42 है। तो 42 नंबर प्रश्न है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, सम में 2 से भाग लगा और इसमें 2 से भाग ना लगे। तो 8 में लगता है, 4 में भी, 6 में भी, लेकिन 9 में 2 से भाग
नहीं लगेगा पूरी तरह से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 43 नंबर रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या मीन्स हो गया अभाज्य संख्या, जिसमें भाग नहीं लगे। तो 5 इसमें तो नहीं लगता है, 8, 6, 4 इसमें भाग लग जाता है, ऑप्शन ए ही सही होगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न में अभाज्य संख्या है, फिर वही बात रूढ़ संख्या ही होगी जिसमें भाग ना लगे। तो 19 एक अभाज्य संख्या है, 20 में भाग लगता है, 21 में 7 या 21, 11 दूनी 22, तो यह भाज्य संख्या हो गई, लेकिन 19 अभाज्य संख्या हो गई। 45 नंबर है भाज्य संख्या है, यानी जिसमें भाग लग जाए। प्रश्न को घुमा करके उसी को दोबारा रिपीट किया जा रहा है जो कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भाज्य संख्या है जिसमें भाग लगे, तो 20 में भाग लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। 11, 7, 17 या अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद 46 नंबर है सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का अर्थ हो गया कि वैसी दो संख्याएं जिसका मोसो 1 हो, तो 2 और 5 का मोसो निकालेंगे आप तो इसका 1 होगा। 2, 4 का निकालिएगा तो 1 नहीं होगा, 8, 16 का भी 1 नहीं होगा, 2, 4 का भी, यानी कि 2 बार यह लिखा गया। तो क्लियर हो चुका है कि 2, 5 ही अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में समान रूप से जो रूट में लगा हुआ रहे तो उसको समझिए कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सभी रूट में है, तो रूट 25 है तो इसका तो 5 हो गया, परिमेय संख्या हो गई। रूट 26 है तो रूट 26 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो यह ओ परिमेय। रूट 16 तो इसका 4 हो गया, और 49 इसका 7 हो गया, तो यह भी परिमेय संख्या। उसके बाद सी भी परिमेय संख्या और डी भी परिमेय संख्या। तो चलिए यदि यहाँ पे ओ परिमेय रहता लिखा हुआ तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय किस प्रकार की होगी। इसके बाद अपरिमेय संख्या पूछी गई है 48 में। तो अपरिमेय संख्या 25 परिमेय है, 26 परिमेय है, 5/6 परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है धनात्मक संख्या है। सिंपल है, जिसमें आगे में कुछ चिन्ह ना हो या तो फिर प्लस का चिन्ह हो तो वह धनात्मक हो जाती है, और जिसमें माइनस चिन्ह हो तो वह ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि ऋण मतलब घटाव, निगेटिव, तो -12 या तो ऋणात्मक, -6 ऋणात्मक, -45 ऋणात्मक, लेकिन 12 धनात्मक संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 50 नंबर प्रश्न में। ऋणात्मक संख्या है तो +14 है, तो या तो धनात्मक संख्या हुई, 14 है यह भी धनात्मक, 12 है यह भी धनात्मक, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में -14 है, इसका अर्थ हो गया कि -14 एक ऋणात्मक संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही ही होगा। तो इस प्रकार से कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन किए प्रत्येक विषय से, जो कि इसमें मुख्य रूप से साइंस से रिलेटेड प्रश्न, कुछ कला और संस्कृति को लिया गया था, और इसके बाद इसको छोड़ दिया जाए क्लास संस्कृति को, तो जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी और गणित या साइंस से संबंधित प्रश्न था, जो कि समान रूप से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न थे जो पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है। एक बार सिर्फ इसकी अध्ययन की आवश्यकता है, जब अध्ययन आप करेंगे एक बार तो आपके जहन में आ जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेंगे, और परीक्षा के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।